बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेत खलिहान और हमारे सफल किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जुताई के बाद खेत को खरपतवार से पूर्ण रूप से मुक्त करें। लत्तीदार सब्जियों की खड़ी फसल में कीटनाशक का छिड़काव करें। देशी मूली के खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा देशी। अब समाचार विस्तार से। जुताई के बाद खेत को खरपतवार से पूर्ण रूप से मुक्त करें और ज़रूरत पड़े तो फसल बोने के 1 से 2 दिन के अंदर शाकनाशी का उपयोग करें। बारिश से लत्तीदार सब्जियों की खड़ी फसल में हानिकारक कीटों के प्रकोप में बढ़ोतरी हो सकती है। खेतों में नमी होने से कीट का प्रभाव दिखने लगता है। लत्तीदार सब्जियों में लाल भृंग, फल मक्खी या लाल मकड़ी का प्रकोप देखा जाता है। इससे बचाव के लिए पौधों में नीम से बनी कीटनाशी दवा का 5 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाई, यदि आप ऊपरी जमीन में सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो अभी समय अनुकूल है। सोयाबीन की खेती के लिए खेत में 3 से 4 बार जुताई करके पाटा चला दें और यदि खेत में अम्लीयता है तो बीज की बुआई से पहले चूने का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, ऊपरी ज़मीन में अगर सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो वर्षा आधारित ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और उसके लिए 3 से 4 जुताइयाँ अच्छी प्रकार से करके उसके बाद पाटा लगा दें। और मृदा में अगर अम्लीयता अधिक है तो उसके लिए 1 से 1.25 किलोग्राम प्रति डिसमिल के हिसाब से आपको चूने का प्रयोग करना होगा। देशी मूली की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा देशी, कांसी हंस लगाएं। देशी मूली की खेती के लिए उपजाऊ हल्की मिट्टी, जैविक अंश से भरपूर अच्छे जल निकास वाली मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 50 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। मूली की बुआई सीधी पंक्तियों में करें। किसान भाई, खरपतवार के नियंत्रण और खेत की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल को रोग और कीटों से बचाव के बारे में। मिर्च फसल को रोग और कीटों से बचाने के लिए बीजोपचार के बाद ही बुआई करें। इसके लिए प्रति किलो बीज की दर से 5 मिलीलीटर स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस सॉल्यूशन दवा को प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और उसमें मिर्च के बीज को 2 मिनट तक डुबा कर रखें। उसके बाद उसकी बुआई करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस, जबकि धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार,
जोहार। अभी अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत अपनी जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। कब बारी है जानकारी की, तो आज की पहली जानकारी है मृदा संरक्षण एवं अमृता स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में। आइए लेते हैं जानकारी, उठाते हैं लाभ। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मृदा क्षरण और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में। झारखंड जो है पठारी प्रदेश है, यहाँ की जो भूमि है वह ऊबड़ खाबड़ है, टोपोग्राफी अलग है, तो मृदा क्षरण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह हैं। सर, जैसा कि झारखंड की अगर टोपोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे मृदा क्षरण जो है एक बड़ी समस्या है, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, जैसा कि आपका प्रश्न है, ये तो सही बात है। मृदा क्षरण यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इस तरह का यहाँ का टोपोग्राफी है ना, अंडुलेटेड टाइप की टोपोग्राफी है। इसके कारण काफ़ी यहाँ पे मृदा क्षरण है। और साथ में मृदा क्षरण का कई कारण है। उसमें एक बहुत बड़ी कारण है कि आप बंडिंग न करना, मल्चिंग न करना, और इस तरह से स्लोपी ज़्यादा है यहाँ की मिट्टी। और प्लेन एरिया के कम आप तुलना में करें तो यहाँ पे काफ़ी स्लोप बहुत ज़्यादा है। भूमि का जो अवस्था है उस हिसाब से देखा जाए तो जो मिट्टी जो बारिश जब होती है, खासकर बारिश के समय, तो मिट्टी का बहाव जो कट के वो नीचे चली जाती है। जो उर्वरा की सबसे ऊपरी मिट्टी, जो उर्वरा शक्ति जिसकी बहुत ज़्यादा होती है, वो मिट्टी ही जाके नीचे जाके जमा हो जाती है। तो किसान भाइयों, ये ध्यान रखने बात है। खासकर बरसात के पहले हम लोगों को बहुत कुछ चीज़ों को इसके रोकथाम के लिए किया जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा इसको रोका जा सकता है। अदरवाइज ये मिट्टी ऊपर की जो उर्वरा सबसे उर्वराशील
मिट्टी है वही इसका क्षरण होके नीचे चली जाती है, जो बर्बाद हो जाती है, कई सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो क्या मृदा क्षरण को जो है उचित जो मेड़बंदी है उसके माध्यम से रोका जा सकता है, या जो नई तकनीक है मल्च, क्या इस सब के प्रयोग में लेने से इस क्षरण को रोक सकते हैं? देखिए, यदि मृदा क्षरण को रोकने की बात है तो सबसे सर्वप्रथम तो मेड़बंदी होनी चाहिए। एक मोटी मेड़ होनी चाहिए, मेड़ ही नहीं होनी चाहिए, उस पर कुछ इस तरह के पौधों का भी मेड़ पे लगाना चाहिए जिससे कि मेड़ भी मजबूत रहे और बायो मल्चिंग भी का भी वो पत्ता जो उपलब्ध हो वो न सिर्फ जैविक पदार्थ को बढ़ाता है लेकिन मल्चिंग में भी इस्तेमाल होता है। जैसे ग्लेरिसिडिया है, सस्बेनिया है, ऐसे करके बहुत सारे पौधे इवन छोटे छोटे हम नीम के पौधे भी मेड़ पे लगा सकते हैं। इसको उसको मैनेजमेंट के द्वारा नीम को बहुत बढ़ने न दें तो वो मेड़ को मिट्टी को बांध के रखता है। तो इससे क्या है कि मिट्टी की जो मेड़ है वो कटती नहीं है, वो मतलब ज़्यादा दिन तक रहता है। और मेड़ के रहने के कारण मिट्टी का जो ऊपरी परत है, खासकर ऊपरी परत जो होती है, जो मिट्टी के 3 पार्ट से बनता है, सैंड, सिल्ट और क्ले से। तो जो सिल्ट वाला और जो ऊपर वाला क्ले वाला पार्ट है मिट्टी का जो जैविक पदार्थ है वो बह के जाता है। तो मेड़बंदी करने से एक तो ये रुक जाता है, दूसरा है कि जैसा आपने चर्चा किया मल्चिंग का, पलवार का, तो पलवार का इस्तेमाल, चाहे पलवार किसी भी रूप में हो, चाहे प्लास्टिक पलवार हो चाहे बायो मल्चिंग है, तो बायो मल्चिंग के द्वारा करेंगे तो वो फ़ायदा होता है कि मिट्टी जो बारिश होती है तो मिट्टी जब बारिश होती है तो हिट करती है मिट्टी को, तो मिट्टी को जब हिट करेगी तो वो डिटैच होता है और वो पानी के साथ बहता है। उससे क्या, उसी को सीट इरोजन बोलते हैं, स्टार्टिंग सीट इरोजन से होता है। वो पता भी नहीं चलती है, खुली आंख से आप देखेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारी मिट्टियाँ हमारी बह के चली जाती हैं। तीसरा उपाय ये हो सकते हैं कि जैविक पदार्थ की मात्रा को यदि मिट्टी में हम बढ़ाते हैं तो जैविक पदार्थ का एक गुण होता है वो मिट्टी को बांध के रखता है। तो वो पानी जब बारिश होगी तो पानी को सोख लेता है और वो डिटैच नहीं हो पाता, मिट्टी वहाँ से अलग टूटती नहीं है और उससे के द्वारा पानी नहीं बहता, मिट्टी बह नहीं सकता है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे चीज़ों के हमको फसल को हमको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, कोई न कोई कवर क्रॉप के रूप में रखना चाहिए। मिट्टी को जब ढक के रखेंगे तो ये समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। जी, ये तो आपने सर क्षरण उसके उपाय भी बता दिए कि किस तरह से है मिट्टी का जो लॉस होता है उसको रोक सकें। अब अगर बात करते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य की, तो मिट्टी के स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन रखें? अभी तो मृदा जांच की भी सुविधा हो गई है हर ब्लॉक में, हर जिला के लेवल पे। अब स्वास्थ्य को किस तरह से बेहतर रख सकते हैं? हाँ, मृदा का स्वास्थ्य, अभी हम लोग योगा दिवस भी मनाए, तो मृदा का स्वास्थ्य भी उसी से रिलेटेड है, क्योंकि अब हमको पहले तो ये हमारी संस्कृति का एक पार्ट है, पहले ये सोचना चाहिए, एज ए होल सोचना चाहिए, होलिस्टिक वे में सोचना चाहिए। ह्यूमन हेल्थ भी बहुत कुछ डिपेंड करता है मृदा के स्वास्थ्य पे। हम लोग एक स्लोगन भी देते हैं कि हेल्दी सॉइल, हेल्दी क्रॉप, हेल्दी इन्वायरमेंट एंड हेल्दी सोसाइटी। यदि मिट्टी हमारी अच्छी होगी तो अल्टीमेटली हमारा फसल भी अच्छा होगा। जैसे योगा में सांस का महत्व है, उसी तरह से भूमि में भी उसके श्वसन के लिए भी जी श्वसन के लिए है, पानी रोकने की क्षमता है, पानी भी चाहिए, उसमें जीवाणुओं की संख्या भी चाहिए। उससे अलग ये हमको अलग करके नहीं देखा जा सकता। मिट्टी एक सिर्फ टुकड़ा नहीं है, ये सब चीज़, पानी है, जीवाणु है, हवा है, मिनरल्स हैं, ये सब जैविक पदार्थ है, ये सब इसका पार्ट है मिट्टी का। उसको एज ए होल देखना पड़ेगा। तो मिट्टी का स्वास्थ्य इतना जरूरी। मिट्टी का स्वास्थ्य जब अच्छा रहेगा तो फसल अपने आप अच्छी होगी। फसल जब अच्छी होगी तो रोग बीमारी भी उतना ही कम लगेगा उसमें, और हमको केमिकल्स फ्री जब फसल मिलेगी तो हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इन्वायरमेंट स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ पर्यावरण में हमारा वातावरण नहीं आता है, मृदा स्वास्थ्य है, जो नीचे जल है, पानी का स्वास्थ्य, उसका भी स्वास्थ्य है। हमारा जो फर्टिलाइज़र या आप केमिकल्स का यूज करते हैं, बहुत सारा वातावरण में मीथेन गैस निकलते हैं, उसका नुकसान होता है, उसका स्वास्थ्य है। और जब ये सब चीज़ें जब हेल्दी होंगी तो अल्टीमेटली जो फार्मर, जो हम लोग ह्यूमन में कंज्यूम करते हैं, तो हमारा भी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल जो कह लीजिए, सभी तरह के स्वास्थ्य अच्छे होंगे तो सोसाइटी भी अच्छी होगी। लेकिन अगर जैविक की बात करें तो किसान भाई अपनी मृदा को किस तरह से मेंटेन रखें हर फसल के लिए? क्या उसमें कभी अधिक भी जैविक पदार्थ अगर देते हैं तो नुकसान करता है, या कैसे बैलेंस करें? मृदा के स्वास्थ्य को अच्छा किया जाए तो उसमें एक सॉइल हेल्थ कार्ड है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि सॉइल हेल्थ कार्ड पे मिट्टी का जांच कराने के बाद ही मिट्टी का अनुशंसा के आधार पे फसल का व्यवहार करें। रही बात मृदा स्वास्थ्य में जैविक पदार्थ हुआ या फिर जैविक खेती हुई, आज के समय में प्राकृतिक खेती की बहुत सारी चर्चाएँ हो रही हैं। अलग अलग मेथड अलग है, लेकिन डिस्टिनेशन एक ही जगह पहुंचने का, किसी तरह हमारा मृदा स्वास्थ्य अच्छा है। उसको उपयोग करने में क्या सावधानी बरते? जैसे कभी कभी किसान भाई जो है पूरा कच्चा गोबर उठाकर खेत में डाल देते हैं कि नहीं ठीक है जैविक उसमें मटेरियल बढ़ेंगे,
इस तरह के जो कार्य हैं उनके, उसमें क्या सावधानी बरतें? हाँ, उसमें अच्छा आपका प्रश्न है कि जनरली देखा गया है कि लोग समझते नहीं कि कंपोस्ट में क्या अंतर है और कच्चा गोबर में क्या अंतर है, या तो उसको किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि कच्चा गोबर कभी न डालें, उसको पूरी तरह सड़ा लें। सड़ाने के बाद देखेंगे कि गोबर में जो महक, सड़ने के बाद वो महक नहीं आती है, और पूरी तरह सड़ा हुआ जब गोबर का व्यवहार हम खेत में करेंगे, जिसको कंपोस्ट कह लीजिए, फार्म मैन्योर कह लीजिए, उनको जब व्यवहार करेंगे तो उससे न सिर्फ हमारा पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ती है, दीमक की समस्याएं कम होती है, रोग बीमारियां कम लगती हैं, साथ में इसका बहुत सारा उसका न्यूनतम कितने दिनों तक उस गोबर को प्रयोग नहीं करना चाहिए अगर एक जगह डंप किया तो? देखिए, इसके अलग अलग मेथड हैं। यदि हम नादे विधि से करते हैं तो 90 से 120 दिन में तैयार हो जाते हैं जी। तो कम से कम यदि हम एरोबिक कंडीशन इसको कहते हैं, एरोबिक कंडीशन में करते हैं तो 4 और महीना, मिनिमम 4 महीना तक तो किसान भाइयों को कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई यदि प्रगतिशील हैं तो आप जहाँ पे ढेर बनाते हैं उसी को बार बार हर 15-20 दिन पे पलटते रहिए, तो वो आप 3 महीना 2 महीना में भी तैयार कर सकते हैं। स्पीड कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा कर सकते हैं। इवन बर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद बना के उसको करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, सिर्फ गोबर पे आप कंसंट्रेट न करें, तरल जो गोमूत्र है उसका व्यवहार करिए। तरल गोमूत्र में आज ये प्रूवन हो चुका है, जितने भी तरह के बायो फर्टिलाइजर, स्यूडोमोनास स्टाफ, बैसिलस पाल्मिक्सिया, राइजोबियम, सब तरह के जीवाणु मिलते हैं। जब वो खेत में जाता है तो जीवाणुओं की संख्या बढ़ाता है, जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ेगी, पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ेगी तो हमारा उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़ेगी और लागत भी कम होगी। तो किसान भाई, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने काफ़ी अच्छे ढंग से आपको बताया है कि जो मिट्टी का चरण है उसको किस रूप से रोक सकते हैं, और साथ ही जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसको मेंटेन रखने के लिए क्या सावधानी बरतें। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाई से जुड़े और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पर है दूसरी जानकारी की, तो दूसरी जानकारी है पशुओं में टीकाकरण एवं उससे लाभ के बारे में। फटाफट देखते हैं, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, आप पशुपालन करते हैं और सबसे बड़ी समस्या होती है रोग व्याधि की, तो टीकाकरण करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि टीका से काफ़ी सारे जो रोग हैं उनको रोका जा सकता है। तो टीकाकरण कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, और जो हमारे पास जानवर उपलब्ध हैं किन किन जानवरों का कराना चाहिए, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस मौजूद विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं डॉक्टर विनोद, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र गुमला में पदस्थापित है। तो अगर मुख्य रूप से बात करें गाय और भैंस की, तो अभी के समय में जब बरसात शुरू हो रही है तो किस तरह की समस्या हो सकती है उनको पशुओं के साथ, और कौन कौन से टीके हैं जो कि उनको लगवाना अनिवार्य है? अभी बरसात स्टार्ट होने से पहले आपको डिवार्मिंग करना ज़रूरी है। डिवार्मिंग करने के बाद हम लोग गाय, बैल, भैंस, इस सभी जानवर को हम लोग टीकाकरण करना अति आवश्यक है, जिसमें FMD हुआ, फूढ़ा चपका बोलते हैं, BQ बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर, और BQ, उसके बाद हो गया HS, हेमरिक सिप्टिसिमिया, और LMP। ये 4 बीमारी अभी हमारे झारखंड में खास करके ज़्यादा फैल जाता है अगर बरसात का सीज़न आता है तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि जिस समय इसको अप्रैल से मई के बीच में हम लोग डिवार्मिंग कर लें, और 1 सप्ताह के बाद हम लोग फूढ़ा चपका का कंबाइंड वैक्सीन आता है, जिसमें HS, BQ भी रहता है, और उसको हम लोग एक साथ एक ही बार में तीनों टीका लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जानवर में 3 तरह का जो अलग से हम लोग देते थे टीका, उसको देने की आवश्यकता एक ही बार में पूरा हो जाता है। या जांच कराएंगे या टीका दिलवाएंगे, कितना ज़रूरी है और किस अंतराल पे कौन कौन से टीके देने चाहिए किसान भाइयों को? जब कोई जानवर बीमार पड़ जाती है तो बीमार पड़ जाने के बाद जैसे मान लो फूढ़ा चपका हो गया तो उसको फिर हम टीका नहीं दे सकते हैं। हाँ, जैसे लंगड़ी बीमारी हो गई, उसमें भी हम टीका नहीं दे सकते हैं। जो जिस बीमारी से ग्रसित हो गया उसका टीका जानवर में नहीं पड़ता है। किस अंतराल पे, समय के साथ में, क्या 6 महीने के अंतराल पे FMD का टीका कंटिन्यूटी में देना चाहिए किसानों को? ये पहले ऐसा था कि आप 1 महीना के अंतराल पे हम लोग देते थे, पर अब क्या हो गया कि अब तीनों वैक्सीन एक साथ कंबाइंड निकल गया है, तो हम लोग उसको जून में या मई में हम लोग दे देंगे तो कम से कम 1 साल के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसे तो लोग 6-6 महीना पर दिलाते हैं कि नहीं हमारा ज़्यादा सुरक्षित रहे जानवर का, अगर तो 6-6 महीना पर ही दिलाने से ज़्यादा फायदा होता है। तो उससे क्या होता है कि क्षेत्र में फैलता नहीं, अगर एक भी जानवर खो जाने से वो पूरे क्षेत्र में फैला देता है। और जैसे फूढ़ा चपका अगर एक बार हो गया किसी भी जानवर को, तो वो जानवर दूध से ख़त्म हो जाता है, बांझपन का शिकार हो जाता है। अगर बैल है तो बैल भी ठीक तो हम लोग कर लेते हैं,
ठीक करने के बावजूद भी क्या होता है कि उसको हम लोग खेत पे लेके जाते हैं तो जितनी सख्ती से जोतती थी पहले खेत वगैरह में जो हल चलती थी वो उतनी सख्ती से नहीं चल करके थोड़ी देर में जाके बैठ जाती है, मुंह से फेन वगैरह निकलना शुरू हो जाता है और ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उसका। खुरा चपका की बात करी या अन्य जो बीमारियों की बात करी तो पशुपालक भाई अपने गौशाला में किस तरह की व्यवस्था रखें, किस तरह का इंतज़ाम रखें कि इस तरह की रोग व्याधि से अपने पशुओं को बचा भी पाएँ? पहले कि आप समय पर टीका करा लेंगे तो इस तरह का बीमारी आपके फार्म में नहीं आएगा। तो हम लोग को ध्यान देना है कि पहले टीका कराने से पहले डिवार्मिंग का हम लोग इंजेक्शन जरूर दिला लें, आइवरमेक्टिन उसका नाम है। और खुरा चपका के लिए FMD कमांड, उसमें FMD HSBQ ये वैक्सीन उसमें मिला रहता है। अब तीनों कमांड वैक्सीन एक साथ आ गई है, एक बार दिला देने से आपका फार्म सुरक्षित रहेगा। और सफाई पर भी ध्यान देना है, सप्ताह में कम से कम एक बार फिनाइल तेल से या फिनाइल तेल से, डिटॉल से, सेवलॉन से, फॉर्मलिन से, इस सब से आपका फार्म को सफाई करेंगे तो उससे कोई भी बैक्टीरिया उसमें पनपता नहीं है। के बहुत सारे गाँव में किसानों के पास में बड़े जानवर नहीं हैं, छोटे जानवर हैं, जैसे कि बकरियां हैं, भेड़ हैं, उनमें भी कई तरह की संक्रामक बीमारियां जो है हो जाती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं और उसमें टीकाकरण किस तरह करना चाहिए? जैसे अभी हमारे झारखंड में खास करके बकरी और भेड़, उसमें एक PPR बीमारी होती है, पेंटी पेस्ट रूमेंट बीमारी उसमें बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि आप एक बकरी को अगर हो गया तो एक रात में जितने भी उस घर के अंदर में हैं उस सबको फैला देता है। तो हम लोग उसका टीकाकरण करना है तो उसको मार्च ये बीमारी जब आती है हमारे यहाँ तो ये ठंडे के दिनों में ज़्यादा आती है, पर अब तो किसी भी समय आ जाती है। तो इसको भी टीकाकरण करने से पहले PPR का बीमारी का नाम भी PPR का टीका के नाम से भी आता है। तो उससे क्या होता है कि उसमें आप 1 ml PPR टीका बकरी को लगाएंगे, भेड़ी को भी लगाएंगे। जो बच्चा देने वाली है 1 सप्ताह पूर्व तक उसको नहीं देना है। मैंने अब आज लग रहा है कि 1 सप्ताह में वो बच्चा देने वाली तो उसको नहीं देंगे। इस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। और उसमें क्या है कि आप जब भी वैक्सीन देते हैं तो सुबह दें और शाम में दें, है ना। और जब भी वैक्सीन लेके आते हैं तो बर्फ़ में रखें, बर्फ़ से निकालते हैं तो एक कपड़ा रखें, कपड़ा के बीच में वैक्सीन को डाल करके पकड़ कर भिंगा करके रखना है कपड़ा को, उसको बीच से निकाल करके फिर देना है। अच्छा, जैसे PPR की अपनी बात करी तो क्या उसमें बकरियों में किसी तरह का लक्षण भी उभर के आता है बीमारी को लेकर, जिससे किसान भाई सचेत हो जाए कि हाँ उनके बकरियों के झुंड में या भेड़ों में इस तरह की बीमारी फैल रही है? हाँ, आप ध्यान दीजिएगा, जब PPR आपका बकरी में आएगा या भेड़ में आएगा तो तेज़ बुखार हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा, पतला पैखाना करना शुरू कर देगा, मन से नहीं खाएगा, चरना फिरना भी बंद कर देगा। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो जिधर जिधर जाएगा उसके साथ जितने बकरी भी उसके संपर्क में रहेगा उस सबको पटाते चला जाएगा। जो किसान भाई पशुपालन कर रहे हैं, टीकाकरण कराना चाहते हैं, शहरी आबादी में जो सक्षम है वो तो करवा लेते हैं, लेकिन ग्रामीण आबादी में क्या सरकार की तरफ से भी किसी तरह का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है जिसके माध्यम से किसान अपने गायों या भैंसों को या जो दुधारू पशु हैं उनको सुरक्षित कर सकें? जी हाँ, कुछ है, जैसे JSLPS है, JSLPS के तहत अब बकरी में टीकाकरण होता है, भेड़ी में भी टीकाकरण होता है। और डेयरी विभाग है जिला का, जिला पशुपालन पदाधिकारी के यहाँ से ब्लॉक स्तरीय आता है, TVO को मिलता है, ब्लॉक पदाधिकारी को भी मिलते हैं, पशुपालन ब्लॉक पदाधिकारी को मिलते हैं। वो लोग अपने यहाँ से कंपाउंडर को रख करके पूरे गांव में वैक्सीनेशन कराते हैं, जैसे बुस्टरडोसिस हो गया, FMD हो गया, HS हो गया, BQ हो गया, इस सब का बीमारी का वो लोग कराते हैं। शिक्षक ने आपको काफ़ी अच्छे ढंग से बताया है कि जानवरों में टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है और क्यों कराना चाहिए। बीमारी आने का इंतजार न करें, टीकाकरण जो है बीमारी से पूर्व ही करा लें और खासकर जिस अंतराल पे डॉक्टर साहब ने अनुशंसा की है उस अंतराल पे तो जरूर कराएं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाई जुड़े और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जानकारियाँ हमारे पास और भी हैं लेकिन वक्त की कमी है। अगली जानकारी अगले अंक में हम आपको ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा रहता है। तब तक फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कर लीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 83400। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ,
आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।